हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीबीएसई टॉपर्स। अलग अलग रीजन्स के सीबीएसई टॉपर्स हैं हमारे साथ है वेस्ट बंगाल से सार्थक। 99% सार्थक की आई है, जिसमें 3 बच्चे पास हो सकते थे। इस अकेले ने वो सारी परसेंटेज खा ली है। अलीशा है हमारे साथ अजमेर रीजन से। सनातन है हमारे साथ गुजरात रीजन से। प्रत्याशा है हमारे साथ ओडिशा रीजन से या फिर भुवनेश्वर रीजन से। और भावुक प्रसाद है हमारे साथ दिल्ली रीजन से। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसे, मतलब कैसे 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 कर पा रहे हो तुम लोग इतनी सारी परसेंटेज लाके? कैसे जी पा रहे हो? मतलब कोई गिल्ट है तुम लोगों को कि इतने सारे लोग भी परसेंटेज खा गए तुम लोग? हमारे जैसे लोगों को देखो, 85.8%। ठीक है ना सर, आपने तो बाद में जाके फोड़ सर फिर दिया। बाद आप आईआईटी, फिर हम आप भी तो कितने लोगों के रैंक हुए। हाँ, वो तो हम लोग के औकात के बाहर है, आपने जो किया है आईआईटी में। नहीं 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 भाई, सबकी आएगी। देखना, अभी तुम लोग मेरे साथ ही तो पढ़ रहे हो, अब देखना अभी सबकी आएगी, टेंशन मत लो। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई की स्ट्रेटजीज के बारे में। सीबीएसई का सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है। बट जैसा कि मतलब हम लोगों ने आईसीएसई में भी डिस्कस किया था कि भाई, अगर सब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग कुछ सक्सेस स्टोरीज जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और ये लोग कैसे इतनी सारी परसेंटेज लेके आए। तो मैं अलीशा, आपसे स्टार्ट करूंगा। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपनी परसेंटेज भी बताइए। Myself Felicia Malhotra, and I got 97.4% marks in CBSE class 10. ओके, सार्थक। Myself Sarthak Chatterjee and I got 99% marks in CBSE 2020 class 10 exams. ओके, गुड। सनातन। Myself Sanatan Sharma and I got 98% in CBSE class 10 board exams. ओके, परफेक्ट। भावुक। Myself Bhavuk Prasad and I got 98% in CBSE class 10 board exams. ओके, प्रत्याशा। Myself Pratyasha Swai and I got 96% in CBSE 2020. Okay, my name is Prashant Jain. I got 85.8% in 2006 boards examination. So दोस्तों, I am also from Ajmer region। और बट मेरी 85.8 थी, तो बट कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में। बट आई गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो एनीवे, सो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अलीशा, हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में यू गॉट 99 मार्क्स, राइट? Yes sir. Okay, so like what was the strategy, if you can share? सर हिंदी में तो ज़्यादा मतलब लिख के करने का होता है। जैसे अगर आपको कोई मतलब चैप्टर पढ़ा दिया गया है, तो आप उसमें एक तो जो क्लास में पढ़ाते हैं जैसे पोएम्स होती हैं, तो उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिखो, मतलब वर्ड्स के, और उसके बाद घर जाके उसको अच्छे से रिवाइज करो, और फिर उसके बाद आप मतलब उसको लिख के प्रैक्टिस करो। Okay, तो दैट्स perfect. द मेन थिंग। ओके, और यार इसमें मतलब जैसे वो होता है ना, पेपर जो पैटर्न होता है, तो पेपर जो पैटर्न होता है वो तो मतलब बिल्कुल मतलब जो भी मतलब समझ में आता है। तुमने कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे हिंदी के अंदर? सर मैंने मतलब नए वाले कोई नहीं, जैसे पिछले साल के जो पेपर्स थे वो मैंने काफी किए थे, पर इस साल जो पैटर्न नया आया था, मतलब जब हमारा मतलब एग्जाम्स थे, तो सैंपल पेपर्स जो होते हैं मतलब काफी आते हैं मार्केट में, तो उनमें से मैंने 5-6 प्रैक्टिस किए थे, मतलब एग्जाम से पहले जो हॉलीडेज थे उसमें। ओके, परफेक्ट। ओके, सो मतलब हिंदी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सब चीजें मतलब एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है? यस सर, पूरी, मतलब उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, और फिर ओवर हो जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ज्यादा बुक से हिंदी पढ़ो तो। ओके ओके, परफेक्ट। चलो सही है। सो भाई, हमारे साथ पता है इंग्लिश में 100 मार्क्स लाने वाले लोग भी हैं। तो सार्थक, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं यार। ओके, सो इंग्लिश में सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वो बहुत ही मतलब नेगेटिवली मेरे प्रिपरेशन को अफेक्ट करता था। बहुत ही मतलब हाई अटेंडेंस पॉलिसी था, मतलब वो वगैरह वगैरह जो सब मतलब स्टूडेंट को बहुत ही डिमोटिवेट करने का टाइप था। तो वहां पर जो होता था मतलब हम लोग का इंग्लिश में एकदम मतलब बहुत कम मार्क्स स्कोर करने को मिलता था। तो मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, मैं जब भी कोई आंसर लिखता था, मैं अपने साथ एक डिक्शनरी कैरी करता था। तो उसमें क्या होता था कि आप जब भी कोई आंसर लिखोगे, आपका ऑटोमेटिकली दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं इसमें क्या वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, क्या मेरे फीलिंग्स मतलब इस आंसर को लिखते समय मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप
जब भी एक डिक्शनरी कैरी करते हैं तो आप उसको मतलब क्या बोले इफेक्टिवली आप फॉलो थ्रू कर सकते हैं उस चीज को। सो इससे आपका वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होता है। और मतलब एक चीज जो मैंने की थी, मैं एकदम मतलब मैं वोरेशियस रीडर हूँ, तो मैं डेली मतलब 3 से 4 न्यूज़पेपर में पढ़ता ही हूँ। अब भी मतलब लॉकडाउन में तो अभी नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा बंद है, लेकिन मैं मतलब छोटे उम्र से क्लास 3-4 से ही मैं डेली मतलब मेरे घर में सारे न्यूज़पेपर आते थे इंग्लिश के, तो ऐसा वो मैं करता था रेगुलरली। और एक चीज जो मैं किया था मतलब श्योरिटी के लिए, क्योंकि मतलब मेरे स्कूल में जो इंग्लिश की टीचर थी वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि तुझसे कुछ नहीं होगा, मतलब शी यूज्ड टू डिमोटिवेट मी। सो वहां पे मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया, वहां पे मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया मेरे को मोटिवेट करने में और इनकरेज करने में कि तुम अच्छा कर सकते हो इंग्लिश में। तो मेरे को प्री बोर्ड में 74 मार्क्स मिले थे और उससे बोर्ड्स में मेरे को 100 मार्क्स मिले। तो वो जो जंप था वो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल था। और इंग्लिश में मैं जो मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की, एक तो हम लोग के बैच में इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो गया पिछले साल से, तो और इंग्लिश का नंबर ऑफ चैप्टर्स भी मेरे हिसाब से बढ़ गया। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज एंड देखिए लिटरेचर हो पिछले गया ना। सालों में पहले को हाँ, हाँ पहले इंग्लिश कम्युनिकेटिव था, अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, तो वो काफी बढ़ गया लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया। और उसमें एक प्रॉब्लम जो था, पिछले जो सिलेबस था उसमें इंग्लिश का एक बुक होता था लिटरेचर का, उसमें कुछ चैप्टर्स होते थे और एक नोवेल था। तो नोवेल का तो मल्टीपल राइटर्स नहीं हो सकते, नोवेल में तो एक ही राइटर थे। लेकिन इस साल जो हुआ, इस साल 2 मतलब अलग अलग बुक्स हो गए, तो उसमें नंबर ऑफ राइटर्स भी बहुत इंक्रीज हो गया। तो पहली चीज जो मैंने की, जब सिलेबस निकला तो मेरे मम्मी ने मुझे मतलब मेरी मम्मी मुझे बोली कि तू तो मतलब राइटर्स का नाम सबसे पहले तुम एक टेबल बना लो। और सारे राइटर्स का नाम एकदम मतलब स्कूल शुरू होने से पहले मैंने एकदम सारे राइटर्स के नाम रट लिए थे, क्योंकि देखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको राइटर्स का नाम आना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स मतलब कट सकता है, आपका मार्क्स चांस रहता है कि एग्जामिनर आपका मार्क्स काट दे। जब भी चैप्टर से कोई लाइन कोट किया होता है तो आपको हमेशा राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो वो चीज मैंने इंश्योर की थी और उससे मतलब फायदा भी हुआ मेरा। और एक चीज जो इंग्लिश में मैंने फॉलो की थी वो थी कि मैं ग्रामर एकदम मतलब रेगुलर इंटरवल्स में प्रैक्टिस करता था। क्योंकि देखिए सीबीएसई में एज सच ग्रामर आइटम्स कुछ नहीं आते, लेकिन जो भी चीज आती है जैसे एरर करेक्शन, गैप फिलिंग, उसमें आपको बहुत ही थॉरो स्टडी करना चाहिए ग्रामर का। नहीं तो आप मतलब कई जगह में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। मतलब मैंने जब लास्ट 10 इयर्स पेपर एनालाइज किया था, रेदर लास्ट 15 इयर्स पेपर एनालाइज किया था, तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि कभी कभी ग्रामर आइटम्स ऐसे आ जाते थे जिससे स्टूडेंट्स का मार्क्स घट जाता था। मतलब जो स्टूडेंट शायद 100 ला सकता था उसका 98 97 वहीं पे जाके अटक जाता था। तो मेरे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने ग्रामर को बहुत ही थॉरो रीडिंग की थी। और मतलब मैं मतलब मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम रेन एंड मार्टिन सॉल्व करो, तो वो भी मैंने की थी क्लास 10 अरे में। रेनन थॉरोली मार्टिन तो मैंने आगे करते हैं एकदम लोग। सॉल्व किया था। सही है भाई। हाँ मतलब वो तो मतलब अभी तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैंने किया था जस्ट फॉर नहीं बेटरमेंट। दैट इज अ वेरी और इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। मतलब जो मतलब 100 मार्क्स अगर लाए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली क्या होगा। बिल्कुल दोस्त, ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल एनालिस्ट हो गया है तू इंग्लिश का, मतलब 10 सालों से एनालाइज कर रहा है तू। बहुत ही गजब डिटेल स्ट्रेटेजी तूने बताई, बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की, और मेरे हिसाब से व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा। और सनातन के मन में ये चल रहा और है कि अगर ये स्ट्रेटेजी मुझे पता होती तो मेरे भी आ सकते थे। मन में यही सोच रहा है सनातन। और हाँ हाँ, बोल हाँ, बोल। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा हाँ कि इंग्लिश लिटरेचर में मैंने जो किया था कि मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ता था ना, क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाता है ना, तो आपको आपका मतलब क्या बोल रहे, आपको माइंड में एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस चैप्टर को इस चीज से याद रखूंगा। कोई आपके पास कोई क्या बोले कोई की होना चाहिए जिससे आप उस चैप्टर को जब भी मतलब आपको कोई नींद में भी जगा दे तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं ऑन ओके। टाइम। तो मैंने जो किया था, मैंने एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके एक हफ्ते बाद उसका माइंड मैप बनाया था, मतलब अपने खुद से। तो उससे मेरे को बहुत ही हेल्प हुआ था। सारे मतलब मैं जब एग्जाम देने गया था तो मेरे को इफेक्टिवली 24 चैप्टर्स पढ़ने नहीं थे, मेरे को 24 पेजेस पढ़ने थे। वाह मतलब वाह एक वाह। चैप्टर में तो मल्टीपल पेजेस रहना पड़ता है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प हुआ था। ओके। सो यार लिटरेचर के और एक अंदर चीज खासकर है ना, लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो लिटरेचर के अंदर हाँ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ये इनपुट्स हैं जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से लिटरेचर का भी सिलेबस तो थोड़ा कम हुआ ही है, तो अगले साल हेल्प हो सकती है स्टूडेंट को, बट स्टिल ये जो मतलब मेमोरी मैप्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इट ऑलवेज हेल्प। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, सो इंग्लिश के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जान लिया। अब सनातन से हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। सनातन, तूने स्टैंडर्ड एक दिया था, बेसिक दिया था?
स्टैंडर्ड। हाँ वही यार, स्टैंडर्ड ही देते हैं लोग। बता भाई। तो मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे वास्ट सब्जेक्ट है हमारा, और मैथ्स सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स करने बड़ी खुशी हो रही के लिए मैंने कभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी रखना है कि कुछ करना है, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं मतलब पहले शुरू में ऐसा लगता था कि ये सारी ईडीएल है जैसे कोई थ्योरम है, वो किस काम आएगी, पर मैं फिर सर से मिला, सर ने मेरे को दिखाया कि ईडीएल के कितने यूज होते हैं। जब इस तरह की चीजें होती हैं कि पता चलता है कि इस थ्योरम का वहां पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो दिमाग में एक चीज बैठती है कि ये किसी ना किसी काम की है, और इस तरह से उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है कि ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हमें ये पता चल जाता है किस लिए पढ़ते हैं, तो हम उसे मन लगा के पढ़ते हैं, और जब हम उसे मन लगा के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें उसकी थ्योरी क्लियर हो जाती है। तो शुरू के जो मंथ्स थे मेरे उसमें मैंने क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस किए नहीं, बस थ्योरी पढ़ी, और क्वेश्चंस तो बहुत ही लेट चालू किए मैंने। क्वेश्चंस करने के लिए बाद में इनफ टाइम मिल जाता है, पर थ्योरी पूरे से अच्छे से पढ़ने के लिए वो आगे के लिए बिल्डअप हो जाता है पूरा मैथ्स का, कि शुरू में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो बाद में 11th-12th की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प आएगा। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं उसके बाद। और ये नहीं कि मतलब कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं ये देखना है। मेनली मेरी स्ट्रेटेजी यही रही। मैंने सीबीएसई एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, पर मैथमेटिक्स को अलग से पढ़ने के लिए सर के साथ, जैसे सर पीआरएम के लिए पढ़ाते हैं उस हिसाब से पढ़ा, और साथ में उसी के साथ साथ सीबीएसई की प्रिपरेशन हो गई, ऑलमोस्ट डन हो गई पूरी। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइटिंग और प्रैक्टिस आप अगर जैसे ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर किया, जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर किया थोड़ा बहुत, उन सब चीजों से बहुत सारी हेल्प मिल गई। बाकी मेनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि अलग से सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इन्हीं के साथ हो जाती है पूरी प्रिपरेशन। ओके, परफेक्ट यार। मेरे हिसाब से काफी वैल्यूएबल इंसाइट है ये मैथमेटिक्स के अंदर भी, और मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर खासकर मैं ये बता दूं आप लोगों को कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, और काफी अच्छा है। मतलब सीबीएसई का एक डॉक्यूमेंट है। और आज जैसे मतलब मैं आप आज का ही बताता हूँ, मेंटी क्विज मैंने करवाया था पीएनसी का, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, तो मैक्सिमम लोगों ने जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो गलत किए। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी फिगर आउट किया जा सकता है। सो अब मैं बात करूंगा प्रत्याशा से साइंस के बारे में। प्रत्याशा, मतलब साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत एनालाइज करके पढ़ना पड़ता है। मोस्टली एनसीईआरटी में सारे डिटेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में जब आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बुक, तो उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते जाइए टीचर के साथ साथ। हर एक लाइन को एक साथ ही एनालाइज करते जाइए, एंड एक क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए कि गिव रीजन वाई। हर एक लाइन के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। मतलब सपोज एक लाइन है, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं और हमारे को पढ़ा रहे हैं अभी, मतलब हमको केमिस्ट्री में अभी पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा सा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जब पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कभी कौन से थ्योरीज पढ़ाते हैं, जैसे रदरफोर्ड एटम मॉडल या फिर जे थॉमसन मॉडल, तो उन मॉडल्स के पीछे का थ्योरी जानना है कि वो मॉडल्स को क्यों रखा गया है। मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है साइंस में। बायो में जैसे बहुत थ्योरी होता है, बहुत डाइवर्सिटी जैसे एक चैप्टर है, फिर हमारा लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज होता है। उन सब थ्योरीज को एनालाइज करके गिव रीजन वाई अपने अंदर ही नोट्स बनाने होते हैं। उन नोट्स का अच्छे से स्टडी करते हैं। फिजिक्स में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट के भाई, और बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी के एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस साल 2020 में 2 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसपे से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ होगा या फिर कोई एक्टिविटी भी हो सकता है। एक्टिविटी में बेस्ड मटेरियल्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कौन सा मटेरियल लिया, कैसा बैटरी लिया। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्रिहेंशन में सोलर एनर्जी के ऊपर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है जिसमें 15 साल 10 साल 5 साल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो फिर बट इस साल उस पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन आ गया था, एंड वो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर से नहीं, उसकी मतलब एक्टिविटी से।
तो एक्टिविटी में उसमें बैटरी का वोल्टेज और उसमें सोलर एनर्जी सेल बनाने का प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एनसी सर ने जैसे बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साइंस में मेरा स्ट्रैटेजी था कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एनालाइज करो, एंड बहुत सारे मैंने देखा कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। सीबीएसई में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एंड वो अगर थ्योरी आपको पता चल रही होगी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो इजीली वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। नहीं, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत थॉरोली करना चाहिए, राइट प्रत्याशा? जी सर। एंड Okay. ऊपर से बहुत सारे बायो में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हाँ, हैं। लेबलिंग बायो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारे उधर एक लाइट चैप्टर है, तो लाइट में रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीबीएसई में ये होता है कि रे डायग्राम्स में आपका अगर एक एरो भी गलत होगा तो आपका मार्क्स कट होने के चांसेस है। सीबीएसई मार्किंग स्कीम में ही है कि अगर आपके रे डायग्राम में आपके लाइट का डायरेक्शन गलत होगा, देन आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। 0.5 हो, 1 हो, वो मार्क्स उधर कट सकते हैं हम। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डायग्राम्स इन फिजिक्स। करेक्ट। एंड लाइक अच्छा एक चीज बताओ इसके अंदर, लाइक कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सो मतलब चलो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में ले लेंगे। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मार्किंग स्कीम जो होती है ना, सीबीएसई का डॉक्यूमेंट है विच इज अवेलेबल एट cbseacademic.nb, ठीक है? सो हाउ मतलब कितनी ज्यादा अवेयरनेस इसकी होती है? मतलब आप लोगों को क्या पूरी अवेयरनेस थी कि भाई क्या मार्किंग स्कीम है? क्या आप लोगों ने एक पूरा सैंपल पेपर देखा था? Yes. यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कंप्लीट करते हैं। सो भावुक, सोशल साइंस के बारे में अपन लोग बात करते हैं। मतलब सोशल साइंस में 100 मार्क्स, मतलब ये तो हद ही हो गई है। तो यार सर सो बेसिकली स्पीकिंग, मैंने एसएसटी की अपनी जो मतलब मेन सीरियस प्रिपरेशन थी वो लाइक आई स्टार्टेड इन दिसंबर द मेन सीरियस प्रिपरेशंस फॉर एसएसटी। तो उसमें नाउ माय स्ट्रेटजी वाज कि जैसे 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो हमारा जैसे सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स है, तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स आर लाइक मतलब छोटे चैप्टर्स है उसमें, उसको करने में या उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई लेफ्ट दैट फॉर लेटर एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लाइक स्पेसिफिकली हिस्ट्री फर्स्ट। तो हिस्ट्री में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जितने भी चैप्टर्स आए, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सारे चैप्टर्स के मैंने एनसीईआरटी पढ़ी पहले, और फिर सारे चैप्टर्स के अपने आप से नोट्स बनाए कि अपनी नोटबुक में सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए, एंड लाइक एनसीईआरटी में अंडरलाइनिंग भी की और फिर नोट्स भी बनाए। फिर आई डिड द सेम विद ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर लाइक अराउंड दिसंबर एंड तक मेरा ये सारा काम हो चुका था कि मैंने हर सब्जेक्ट के मेरे पास अपने खुद के नोट्स थे। एंड नोट्स मतलब ऐसे होने चाहिए कि अब आपको एनसीईआरटी वापस खोलने की जरूरत ना पड़े। जब आप लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स देखो, उसमें की पॉइंट्स है, आपका रिवीजन उससे हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरा प्री बोर्ड्स हुआ, तो फिर प्री बोर्ड्स में लाइक आई गॉट 95 इन प्री बोर्ड्स। सो आफ्टर दैट आई एनालाइज माय मिस्टेक्स कि मतलब कहाँ मिस्टेक्स हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने फिर से वापस से स्टार्ट किया, ये लिखने वाला पार्ट मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो फिर से मैंने लाइक आई रोट each chapter of history almost 3 times in my notebook, and I can say that I almost remembered each line of NCERT now, each important line of NCERT. And that is very important in SST, like क्योंकि SST में जब आप आंसर्स लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, अगर आप उसको NCERT की लैंग्वेज देंगे तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आप ऐसे चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रट रहे हैं वो चैप्टर, आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज के साथ आप अकस्टम्ड हो जाओगे और फिर आपको भी मतलब ऑटोमेटिकली वो याद होने लगेगा वो सब। तो हिस्ट्री के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। एंड फिर ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम का जैसे आपने बोला, तो मार्किंग स्कीम एसएसटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी में जनरली ऐसा होता है कि 5 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में स्पेसिफिकली बच्चों को आंसर पता होता है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपना आंसर, एंड उस वजह से उनके नंबर्स बहुत कटते हैं। लाइक जैसे हमारी टीचर जैसे बोलते हैं कि आप एसएसटी में जब भी कोई भी आंसर लिख रहे हो तो पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जो भी आंसर लिख रहे हैं, अगर 5 मार्क का आंसर है तो एटलीस्ट 6 की पॉइंट्स होने चाहिए, अंडर 6 हेडर्स 6 की पॉइंट्स होने चाहिए। फिर सेम फॉर 3 मार्कर आंसर, अगर 3 मार्कर का आंसर है तो एटलीस्ट 3 की पॉइंट्स होने चाहिए हर आंसर में, ताकि जो एग्जामिनर जब उसको चेक कर रहा है तो उसको 3 डिस्टिंक्ट की पॉइंट्स दिखे कि ये 3 डिस्टिंक्ट की पॉइंट्स हैं, मुझे यही आंसर में चाहिए था, एंड ही विल अवॉर्ड यू विद मार्क्स।
एंड ये जो चीज है ये हमें मार्किंग स्कीम से ही पता चलती है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है उसमें पूरा आंसर नहीं होता, उसमें की पॉइंट्स होते हैं कुछ, कि द एग्जामिनर लुक्स फॉर दीज की पॉइंट्स इन द आंसर्स। तो वो जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप मार्किंग स्कीम देखोगे, और जब आप फिर मार्किंग स्कीम देखोगे तो उससे फिर मतलब आपका आंसर राइटिंग बहुत एनहांस होता है। And फिर coming to the last few days before boards preparation, like a month before board preparation, I started with my mock papers. So mock papers के लिए मैं suggest करूंगा कि आप लोग कोई भी एक refresher book उठाएं and उसे पूरा complete करें. Don't do this that you jump from one refresher book to the other refresher book. That is going to absolutely ruin your preparations, because आपको कभी भी वो completeness की feeling नहीं आएगी. उससे much better है कि आप किसी एक refresher book को उठाएं. And most important thing while choosing a refresher book is that you must keep in mind कि वो refresher book नए पैटर्न पर बेस्ड हो। लाइक इस साल भी मार्केट में बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स थी जो प्रीवियस पैटर्न पे बेस्ड थी, तो इस साल एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें इस साल हमारे कार्टून्स आ रहे थे, जो बुक्स में जो कार्टून्स होते हैं एसएसटी में स्पेसिफिकली फ्रॉम सिविक्स, तो उसके कार्टून्स आए थे सिविक्स एंड हिस्ट्री के। तो जो पुराने पैटर्न के सैंपल पेपर्स थे उसमें इसके रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप कोई भी सैंपल पेपर ले रहे हैं तो एकदम जो लेटेस्ट है वही ले, एंड उसके बाद फिर लेटेस्ट सैंपल पेपर्स लेने के बाद ऑब्वियसली टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने कभी भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिए। आपको रोज एक मॉक पेपर करना है एसएसटी का, लाइक 3 hours, give yourself 3 hours and try to finish the paper in 2 hours 30 minutes. That would be better. Like, don't set the timer for 3 hours. It's better to set the timer for 2 hours 30 minutes for SST specifically. So you have 30 times enough for revision. And then and one more thing that I would like to suggest is that जब आप घर पे भी पेपर कर रहे हैं तो don't do this कि आपने पेपर खत्म किया और फिर आप तुरंत चेक करने पे चले गए। घर पे भी हमें रिविजन का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि हम आदत डालनी चाहिए कि हम अपना पेपर घर पे भी रिवाइज करें, वरना फिर एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने का मन नहीं करता, वो मतलब आदत नहीं होगी तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम। एग्जैक्टली, मतलब तो वही जो सारी बिल्कुल मॉक सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम मॉक सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, तो फिर घर पे भी हम रिवाइज करें और फिर उससे होगा, एंड फिर ऐसे ही फिर सारा सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ओके ओके, सो लाइक बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स थे यार, मतलब इतने अमेजिंग इनसाइट्स थे कि मुझे टोपी पहननी पड़ गई। तो अब ये जो हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज तो बात की, अब ठीक है, अब मैं कुछ स्ट्रैटेजी पॉइंट्स पूछना चाहता हूँ, तो है ना, ट्रू और फॉल्स में आप लोग जवाब दे सकते हो या फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सनातन से। सनातन, व्हाट डू यू प्रेफर, बोर्ड के लिए साल भर पढ़ना चाहिए या एनटीएससी के बाद पढ़ना चाहिए? एनटीएससी की प्रिपरेशन पूरी करने के बाद पूरा बोर्ड हो जाएगा अपने आप। नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं होता ना? हाँ, तो हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन तो बाद में ही चालू होती है। अच्छा, कूल। सो दोस्तों, ये बड़ा बहुत बच्चों का इशू होता है कि सर एनटीएससी के साथ बोर्ड्स कैसे मैनेज करें, पेरेंट्स का भी इशू होता है। तो भाई ये वाली लाइन बता देना अपने पेरेंट्स को कि इन सब लोगों ने एनटीएससी की तैयारी कहीं ना कहीं की हुई है, राइट? तो इसलिए आप लोग को सर मैं एक पॉइंट ऐड करूँ यहाँ पे। हाँ, बोलना। हाँ, तो मेरा जो प्रॉब्लम था कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे बहुत ही अटेंडेंस प्रेशर का बहुत ज्यादा था, तो वहां पे जो मतलब मेरे को करना पड़ा था कि इतना होमवर्क मिलता था और इतना चीजें होती थी कि मतलब एनटीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ा था बोर्ड के लिए, मतलब स्पेशली बंगाली के लिए, क्योंकि हम लोग के वेस्ट बंगाल स्टेट में मतलब हम लोग का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है वही हम लोग को सीबीएसई के लिए पढ़ना पड़ता है। तो मतलब हम लोग का मतलब बंगाली का सेकंड लैंग्वेज का पेपर हार्ड थोड़ा आता था, तो और उससे मैं अकस्टम्ड हो गया था बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। और आपने जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है कि एनटीएससी के साथ सिंक्रोनाइज एकदम हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो क्योंकि आपके मदर टंग के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए, और एल्स आपका मार्क्स कट सकता है। जहाँ पे भी मदर टंग चलती है बेसिकली, राइट? जैसे हमारे राजस्थान में तो हिंदी चलती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे पास कोई। सो एनीवे, वेरी गुड। सो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अलीशा से पूछना चाहूंगा कि आपने कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस बोर्ड से पहले? प्री बोर्ड हटा दो, प्री बोर्ड तो क्योंकि स्कूल कंडक्ट कराता है। आपका खुद के इनिशिएटिव से आपने कितने पेपर दिए थे? ईच सब्जेक्ट या फिर सबके मिला के? ईच सब्जेक्ट।
ईच सब्जेक्ट्स मैंने 5 तो पूरे दिए थे और 6 मैंने सिर्फ हिंदी, 6th और 7th मैंने हिंदी और इंग्लिश का दिया था, क्योंकि मेरे वो वाले सब्जेक्ट्स वीक थे, पर उनमें आ गए मार्क्स, पता नहीं, पर उनमें 6 दिए, 6 to ये तो 7 वही वो दिए थे। मेरी और वाली बात, बाकी ये तो मेरे वाली बात हो गई कि भाई केमिस्ट्री वीक थी तो इतनी सर पढ़ी आई थी। वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर इन मॉक टेस्ट। हाँ तो मॉक टेस्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, तो रादर देन चेकिंग द मॉक टेस्ट आवरसेल्फ, अगर आपका स्कूल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो आप अपने मॉक टेस्ट वाले पेपर्स अपने टीचर्स को सेंड करिए, या तो थ्रू व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए, या अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप टीचर्स को ही दीजिए वो चेक करने के लिए। लाइक दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर, क्योंकि वो टीचर जब चेक करके देंगी, आपको रिमार्क्स मिलेंगे, तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। सो आई डिड दिस विद ऑल माय मॉक पेपर्स। आई वाज नॉट मतलब मैं एसएसटी में कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने उसके लिए जो मॉक टेस्ट मेरे थे उसमें 1-2 मॉक टेस्ट मैंने अपने टीचर से चेक करवाए थे, तो उसने जो सर ने गलतियां बताई थी, फिर उसके हिसाब से ही मैंने अपनी मतलब आगे वाले पेपर सॉल्व किए थे, मतलब Okay. उनको पूरा एनालाइज करके। करेक्ट। और अच्छा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, सर आप अगर अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं भाई, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है भाई, तुम परसेंटेज लाओ, बताओ। सर एसएसटी में मैप पॉइंटिंग खुद को चेक करना चाहिए, वो एक मतलब बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई में एक मतलब मेरे टीचर गुरु थे मतलब मेरे, तो वो बोर्ड के पेपर हर साल चेक करने जाते हैं, तो वो मेरे को बताए थे कि जब भी मतलब ऐसा होता है मतलब सीबीएसई के एग्जाम सेंटर्स में, कि जब भी कोई एग्जामिनर देखता है कि एक बच्चे का 80 में 80 आ रहा है एसएसटी में, तो वो क्या करते हैं, हेड एग्जामिनर का भी यही स्ट्रेटेजी रहता है कि कैसे उस 80 को 79 या 78 करा जाए, तो उसका जो मेन टारगेट होता है आपका मैप पॉइंटिंग। तो मैप पॉइंटिंग एकदम आपको मतलब रिगोरसली प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे ही मार्क्स कटता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर्स का आउटलाइन सबको पता रहता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो मतलब मोरलेस अभी मतलब सबको पता रहता है, लेकिन मैप पॉइंटिंग में बहुत ही मतलब रिगोरस प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आपका एग्जैक्ट एकदम प्रिसिशन रहे, एकदम सर्जिकल प्रिसिशन रहे मैप पॉइंटिंग। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अब मेरे को कुछ और चीजें भी पूछनी है आप लोगों से। तो प्रत्याशा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मॉक टेस्ट होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, कि जो एग्जैक्टली बोर्ड की टाइमिंग्स होती है, शायद या तो 10:30 से 1:30 होती है या 10 से 1 होती है, सो उस टाइम पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का क्या इंपॉर्टेंस है, और आपने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे उस टाइम पे? सर मैंने तो मेरे पास एक बुकलेट था 5 से 10 का, मैंने तो 10 सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट किए थे। एंड जो 10:30 से 1:30 का सिटिंग होता है ना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभार। बच्चों के पास हैबिट नहीं होती कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे बैठने की एंड फोकस्ड रहने की। तो मेरा पॉइंट ये था कि 10:30 से 1:30 जो टाइमिंग होता है, उसमें आपको बैठ के आपको ये ऑब्जर्व करना है उस टाइम पे कितना फोकस्ड रहते हो, उस टाइम पे आप अपने आंसर की शेप में कितना मतलब इमर्ज रहते हो। कि मेरा ये था कि जैसे साइंस में हम देखते हैं बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, तो फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है अगर साइड वाला कुछ कर रहा है, आगे वाला कुछ कर रहा है। तो आप कितना फोकस्ड रहते हो उन 3 घंटे में, इट ऑल्सो मैटर्स। करेक्ट, ये कि बिल्कुल हर आंसर को आप कितने फोकस्ड में लिख रहे हो, वो भी बहुत अच्छा मैटर करता है। बच्चे बिल्कुल। क्या करते हैं टाइम पे कि आंसर्स घर पे ठीक लगते हैं, बट जब एग्जाम हॉल में जाते हैं नर्वस हो जाते हैं या फिर कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो फिर वो आंसर दिमाग में आता नहीं है उस टाइम पे। तो मेरा उस टाइम पे सिचुएशन ये होता है, मेरा उस टाइम पे ये एडवाइस है बच्चों को कि जब भी आप आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो घर पे, तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढिए अपने घर में जहाँ पे आप पूरा फोकस्ड रहोगे। स्कूल में भी अगर आप जाओगे तो लास्ट के 15 मिनट में एडवाइस करूंगी कि आप आइसोलेटेड रहें और अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ना कि दोस्तों के साथ बात करके वो एंड गप्पे एंड दैट चिलिंग ऑल। वो लास्ट के 10 मिनट में ये एडवाइस करूंगी कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करें और थोड़ा सा शांति से बैठे। मैं तो 10 मिनट एग्जाम हॉल में मेडिटेट किया करती थी अपने फोकस और कामनेस के लिए। करेक्ट। सो यार लाइक मेरे हिसाब से मतलब जो हमारे इस इंटरव्यू के व्यूअर्स हैं, उनको मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज मिली है। मेजरली हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, राइटिंग हैबिट्स, मॉक पेपर, सब लोगों के बारे में बात कर ली। तो अब मैं सब लोगों से क्विकली ये कहना चाहूंगा, लाइक व्हाट इज योर मैसेज, जो हमारे इस साल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप सभी लोगों का क्या मैसेज है? आई विल स्टार्ट विद अलीशा अगेन। मतलब शुरू से जैसे हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्जाम्स की प्रिपरेशन से मतलब कवर नहीं होते, मतलब एसएसटी तो हो जाता है फिर भी एनटीएससी से, पर हिंदी इंग्लिश नहीं होते, तो उनकी प्रिपरेशन जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से आके उनका तो एटलीस्ट होमवर्क वगैरह पूरा करना चाहिए और टेस्ट मतलब सिंसियरली देने चाहिए। बिल्कुल। तो दैट्स सनातन, कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन करनी चाहिए पूरे साल भर। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे मैथ्स और साइंस, उनकी प्रिपरेशन पूरे साल भर करेंगे तभी पूरे हिसाब से हमने अच्छे से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और एंड तक हमें सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं उनकी एंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के हमें उनका पूरी तरह से क्लियर करना है। और जो होमवर्क होता है बेसिकली स्कूल का अगर ज़्यादा होता है तो ट्राई करना चाहिए कि जो स्कूल है स्कूल के अंदर जो फ्री पीरियड्स हैं उनमें कंप्लीट कर लिया जाए, तो घर पे आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। ओके। भावुक, like 10th में I would say that take NTSE as a compulsory target along with boards. Take NTSE as a compulsory target and once you take it as a compulsory target आप अपने आप उसको manage कर लोगे. And boards is not a very big thing if you are going to prepare all year for it seriously. okay. So yeah. प्रत्याशा, लास्ट पॉइंट। सर एनटीएससी के लिए आप मैथ्स एंड साइंस और एसएसटी तो आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करते ही हो। मेरा ये सेकंड स्ट्रेटेजी था कि मैं इंग्लिश और संस्कृत को स्कूल में ही कर लिया करती कि लाइक जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो फिर मैं इंग्लिश उसी टाइम समझ जाया करती थी। कि मोस्ट बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि लिटरेचर वो एंड में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वी हैव 31 चैप्टर्स इन इंग्लिश राइट नाउ इस सिलेबस के हिसाब से। तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कि इंग्लिश और संस्कृत तो मैं स्कूल में ही समझ लिया करती थी और उसको उधर ही कंप्लीट कर लिया करती थी होमवर्क वगैरह। सो लाइक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। सो लास्ट में अब हम लोग बात करेंगे सार्थक से, जो हमारे 99 परसेंटेज वाले पर्सन है। सो भाई सार्थक, क्या लास्ट मिनट टिप है? लास्ट टिप जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं रेज करना चाहूंगा वो होगा सिलेबस कंप्लीशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा टाइम रखना चाहिए कि आप एकदम मतलब रिगोरसली रिवाइज कर सके चीजें को। मतलब मैंने जैसा टारगेट रखा था, हम लोग के स्कूल में अराउंड सितंबर अक्टूबर सिलेबस खत्म हो जाता Okay. तो मैंने जो अपने आप को बोला था कि 10th के शुरुआत में कि मैं स्कूल से 2 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म करूंगा। तो मैंने टारगेट रखा था कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है तो मेरे को सिलेबस से इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को ही मिलेगा। और उसके बाद जो मैंने किया, मैंने 2 मंथ्स पूरा रिगोरस रिवाइज किया सारे सब्जेक्ट्स को। और मैंने जो किया, मैं नवंबर से जनवरी तक मैंने 30 मॉक टेस्ट दिए ईच सब्जेक्ट के, खुद से चेक किए सारे चीजें। तो उससे मेरा जो हुआ, मतलब मेरा प्रिपरेशन बहुत ही फाइन ट्यून हो गया उससे। और उसके बाद तो मेरे मम्मी पापा थे ही मेरे को गाइड करने के लिए बोर्ड्स के आगे लास्ट मिनट टिप्स और वगैरह वगैरह। तो मैं जो कहना चाहूंगा कि मतलब अपने गुरु को मतलब ब्लाइंडली फॉलो करो, वो जो भी कहता है आपको, क्योंकि वो उस स्टेज से गुजर चुका है। तो आपको जो भी इनसाइट्स देंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए उसको कर बैठते हैं। तो उसमें उन लोग का प्रिपरेशन बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होता है। तो आई सजेस्ट कि उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपनी गुरु की बात माननी चाहिए। करेक्ट। सो दैट्स ऑल। चलो सही है यार। सो दोस्तों बहुत मजा आया और आप लोगों की बातें सुनकर मेरे हिसाब से लाइक सीबीएसई इज द बिगेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया एंड लाइक मेरे हिसाब से बच्चे, आप लोगों ने जो भी सब चीजें बोली हैं वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। सो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों। अगर आप लोग को मल्टीपल टाइम्स भी देखना पड़े तो आप लोग प्लीज देखिए, क्योंकि बहुत सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सेशन यही वाला है जिसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात की, स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, मॉक पेपर्स के बारे में बात की है और कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो 96, 97, 98, 99 तक परसेंटेज लेके आए हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाया है, राइट। सो दोस्तों थैंक यू सभी लोगों को यार, थैंक यू। तो जो हमारा जो बिल्कुल, और मैं दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, सारे ही स्टूडेंट्स मतलब मेरे साथ प्लस पे पढ़ते हैं, तो मेरे ही जो पिनाकल बैच है मेरा जेई 2022 का, उसी के स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग भी अगर इनसे पढ़ना चाहो सो दोस्तों आप लोग को सिंपली क्या करना है, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, पीजे लाइव कोड यूज करना है। क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, एवरीथिंग यू विल गेट with one subscription, right? So dosto, keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live.